हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी जिसे हिंदी में कहते हैं उनके बेसिक्स को पढ़ा। उनमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा। वो सारी टर्म्स और बेसिक जो है आगे की थर्मोडायनेमिक की स्टडी के लिए यूज़फुल होगी। ठीक है, तो पहले अगर पिछली वीडियोज जो मैंने सेंड की है वो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लो, उसके बाद यहाँ पे आना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी शुरू करते हैं आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जानने के लिए हमें इनके 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये 3 स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये आपने। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है या फिर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसे नष्ट नहीं कर सकते, उसे उत्पन्न नहीं कर सकते, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है। ओके, तो मशीन चलेगी कैसे? ओके, कोई एनर्जी चाहिए होगी, तो मशीन को चलाने, मशीन जब चलेगी तो कौन सी ऊर्जा वहां पे लगेगी? यांत्रिक ऊर्जा। पर उसको चलाने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मशीन चलती है तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे आपने उत्पन्न नहीं की है ऊर्जा और न ही यहाँ पे ऊर्जा का कोई व्यय हुआ है, बस ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, जिस वजह से मशीन चली है, कोई भी कार्य हुआ है। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का? वो कहता है कि किसी भी विलगित निकाय की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग स्थिर रहता है। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये सारे सिस्टम हमने पढ़े हैं, टाइप ऑफ सिस्टम हमने पढ़े हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि उसको किसी भी सिस्टम में ना तो एनर्जी दी जा सकती है ना ही एनर्जी उससे बाहर निकलती है, और ना ही मैटर जो है बाहर से अंदर आ सकता है ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। ऐसा जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाता है? हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है या विलगित निकाय कहलाता है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि विलगित निकाय की सभी ऊर्जा, किसी विलगित निकाय की रोटेशनल एनर्जी या फिर घूर्णन ऊर्जा, ट्रांसलेशनल एनर्जी जो स्थानांतरण ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा, ये जो किसी सिस्टम की एनर्जीज है उनका जो योग होता है वो हमेशा जो है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी विलगित निकाय की सभी ऊर्जाओं का योग जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, ये इसका सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ कहता सेकेंड लॉ क्या? सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। वो कहता है कि किसी ऐसे यंत्र को बनाना असंभव है जो बिना ऊर्जा लिए सतत कार्य करता रहे। ओके, ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती जो बिना एनर्जी को लिए कंटिन्यूअस वर्क करती रहे। ये भी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का थर्ड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट के अनुसार क्या है कि कोई भी ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते जिसको बिना एनर्जी दिए वो मशीन कंटिन्यूअस वर्क करती रहे। ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका क्या था? थर्ड स्टेटमेंट था।
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी ऐसी मशीन अपने आप तो नहीं चलेगी, उसे कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी जब आप बंद भी कर दोगे तो कुछ टाइम तक वो चलती रह सकती है मशीन, पर उसके बाद जो है वो कंटिन्यूअस वर्क तभी करेगी जब उसे एनर्जी मिलती रहेगी, वरना कुछ सेकंड पर, कुछ मिनट पर, कुछ टाइम पर वो अपने आप बंद हो जाएगी जब उसमें जो है एनर्जी पास नहीं की जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा यही कहता है कि ऐसी कोई मशीन संभव नहीं है जो सतत रूप से बिना एनर्जी लिए जो है वो काम कर सके। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ के। अब हम इसे मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली किस तरह से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो मैथमेटिकल फॉर्मूला देखने के लिए हम दो केस देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, कोई हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेते हैं, कोई एक सिस्टम लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स, और उसमें हम फिर स्टडी करते हैं कि हीट में चेंज के साथ जो है उनकी इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है, और उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक सिस्टम लिया है, सपोज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम absorb heat by which there is a change occur in internal energy. Let's suppose A is initial state and B is final state of the system. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि कोई एक मैंने सिस्टम लिया, उस सिस्टम ने जो है वो क्यू हीट अब्सॉर्ब की। ये कह रहा है अब्सॉर्ब हीट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अब्सॉर्ब हीट। तो कोई एक सिस्टम लिया, उसने क्यू हीट अब्सॉर्ब की, और क्यू हीट अब्सॉर्ब करके उसने जो भी वर्क किया, उस सिस्टम ने जो भी वर्क किया, उस वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। क्या? हीट अब्सॉर्ब की, अब्सॉर्ब करने के बाद उस सिस्टम ने कोई वर्क किया तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया। ठीक है, अब उस चेंज को हम किस तरह से देखते हैं, चेंज कैसे आएगा? मान लो कि ये था हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में जो है जब हीट अब्सॉर्ब नहीं की गई थी और कोई वर्क नहीं हुआ था, उस टाइम पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मान लो EA थी, और जब हीट अब्सॉर्ब हो गई उसके बाद इस सिस्टम ने वर्क किया, और वर्क करने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आके इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, आंतरिक ऊर्जा क्या बन गई, EB हो गई। तो अब जो है यहां से यहां पर पहुंचने पर जो भी वर्क हुआ उस दौरान जो है हमारी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया है, और ये इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा डेल E को हम चेंज की फॉर्म में लिखेंगे, और ये डेल E किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे EB माइनस EA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, समझ में आ गई ये चीज? फाइन। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल जो स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था के टाइम में इंटरनल एनर्जी क्या थी, वो उस इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहला केस। ठीक है, और अब इस चेंज कब हुआ है ये चेंज, तो इस चेंज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में देखते हैं कि हमने कोई सिस्टम यहाँ पे लिया था, ए सिस्टम, और ये ए पोजीशन पर था, कोई सिस्टम था हमने लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट केस में ए पोजीशन पे था, फिर इसने हीट अब्सॉर्ब करी, हीट अब्सॉर्ब करके ये बी स्टेट में आ गया, ठीक है। उस दौरान इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, फिर वापस क्या होगा, ये बी से वापस से ए में भी जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पाथ, ये था हमारा सेकेंड पाथ, सेकेंड पाथ। ठीक है, तो इस तरह से ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये पाथ कवर किया, इस दौरान इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, वो किसके बराबर आया, EB माइनस EA। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वर्क डन देख रहे हैं, क्यू ऊर्जा लेने के बाद वर्क डन किस तरह से हुआ, काम या कार्य किस तरह से हुआ। ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड जो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कह रहा है, सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो हीट अब्सॉर्ब की गई है, तो ये हमने लिखा हीट अब्सॉर्ब। यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वर्क डन कितना हुआ है, W। ओके,
कोई भी हम सिस्टम हीट लेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, उसका पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। तो जो ऊर्जा दी गई है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब ये हमारा केस है सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो इस केस में क्या होगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा फाइनली, डेल ई, ये इधर चला जाएगा W माइनस डब्ल्यू, Q माइनस W। तो यहाँ पे है, ये क्या कह रहा है, माइनस सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग। आपने पढ़ा हुआ है पीछे भी क्या, कि अगर वर्क डन हो सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पे तो माइनस आएगा, और सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पर काम हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, हमें चेक करना है कि कंडीशन क्या है। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बाय द वर्क डन बाय द सिस्टम है सराउंडिंग पे, तो यहाँ पे माइनस केस। ओके, तो ये अब देखो यही हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स 3 थे जो हमने देखे पढ़े, ये हमारा मैथमेटिकल जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ इंटरनल एनर्जीज की बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं, कि इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एंड क्यू यहाँ पे क्या है, हीट, एंड डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, वर्क। इंटरनल एनर्जी जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और क्यू एंड वर्क यहाँ पे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट से, कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वो यूलर इक्वेशन को फॉलो करते हैं, और जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं वो यूलर इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। पर वहां अभी नहीं जाना है आपको, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं कि एग्जैक्ट क्या होता है, तो एग्जैक्ट का सिंपल मीनिंग यही होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दो लिमिट्स के बीच में, उसकी फाइनल और इनिशियल जो वैल्यूज है उनके बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जबकि इन एग्जैक्ट को हम इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर ये चीज, एग्जैक्ट को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल को यहाँ पे, जबकि इन एग्जैक्ट को हम इन एग्जैक्ट को हम इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज। और इसीलिए जो है वो इंटरनल एनर्जी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, पर हीट को आप डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ओके, हीट को आप पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर आप डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। पर इंटरनल एनर्जी को आप डेल ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है और क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। क्लियर ये चीज? ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मागतिकी प्रथम नियम का महत्व क्या है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का सिंपली यहाँ पे एक लाइन में अगर कहे तो ये क्या करता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का काम क्या है हमारे पास, कि हीट यानी कि Q एंड वर्क के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी देता है। कौन? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ टर्म्स है या फिर जो आपके कोर्स में स्पेशली मेंशन करके रखा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताओ। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? सिंपली इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल ई के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, वो क्या है? वो है किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम में, ये कह रहा है फॉर अ मॉलिक्यूलर सिस्टम the total energy of molecule is the sum of all different kind of energies like translational energy, rotational energy, vibrational energy, binding energy, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी E, और इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शन।
इन सब का सम जो है वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी होता है। ये कह रहा है कि कोई भी एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है, फाइन। अब मान लो मैं कहूँ कि कोई भी मॉलिक्यूलर सिस्टम और क्यों ले, हम यही ले लेते हैं, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो कि ये H2O का ही मैं मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ठीक है। अब H2O के मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन। ये हमारा कार्टेशियन कोफिशिएंट है। तो ये कह रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूलर सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, सम ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, ओके। इसकी टोटल एनर्जी सम, इसकी जितनी भी एनर्जी होती है ट्रांसलेशनल, मान लो ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की साइड मूव किया, वाई की साइड मूव किया, जेड की साइड मूव किया, तो जब ट्रांसलेशन होता है, ये जब मूव करते हैं उस टाइम इसकी एनर्जी क्या होती है, ओके। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इस मॉलिक्यूल की, इसके अलावा जो ये मॉलिक्यूल अगर रोटेट करता है तो अलग अलग डायरेक्शन में इन सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, ओके, रोटेशनल एनर्जी। ये मॉलिक्यूल किसी एक्सिस पर किसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, ओके, एटम्स के बीच में, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी, ओके। और इस मॉलिक्यूल के अंदर अपने जो भी इंटरैक्शन होते हैं, राइट, तो इनकी इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जीज, इन सब एनर्जीज का सम जो है वो क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ई टोटल इज इक्वल टू ये सब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बाइंडिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सम होता है, क्लियर। तो ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी। दिस total energy is known as the internal energy of the system and it is an intrinsic energy। यहाँ पे intrinsic energy का मतलब है नेज ऊर्जा। नेज ऊर्जा का सिंपल मीनिंग यही है कि जो हम कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो नेज एनर्जी होती है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको पहले इंटरनल एनर्जी का एक थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला होता है वो देखना जरूरी है। यहाँ पर डी ई किसके बराबर होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर होता है। डी ई, ये सारे फॉर्मूले हम आगे डिराइव करेंगे, पर यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक एनर्जी का मतलब समझाने के लिए अभी लिख रही हूँ। तो डी ई किसके बराबर होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी के। डी वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम में चेंज, पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर, डी एस क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी में चेंज, एस का मतलब एंट्रोपी, तो डी एस क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी में चेंज, और यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर, और डी ई यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी में चेंज। अब देखो क्यों कह रहे हैं हम इसे इंट्रिंसिक एनर्जी, तो कंपेयर करते हैं डी जी के साथ। डी जी यहाँ पर क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। इसके लिए थर्मोडायनेमिक फॉर्मूला क्या होता है, वीडीपी माइनस एसडीटी, वीडीपी माइनस एसडीटी। यहाँ पे देखो चेंज किसमें है, टेम्परेचर में है, और यहाँ पे चेंज किसमें है, प्रेशर में है, और ये एंट्रोपी और वॉल्यूम। तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए चेंज तो हम देख रहे हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज के लिए फॉर्मूला होगा थर्मोडायनेमिक वीडीपी माइनस एसडीटी, और इंटरनल एनर्जी में चेंज के लिए क्या है, टीडीएस माइनस पीडीवी। तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। हम लैब में क्या कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं लैब में, पर हम लैब में जो है वो एंट्रोपी और वॉल्यूम को डायरेक्ट मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, ये मैनेज होते हैं, कैसे होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करके हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, पर होगा इसके थ्रू ही, प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू ही वॉल्यूम चेंज होगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। ओके, हम प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसके बेस पे वॉल्यूम या फिर एंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लैब में हम प्रेशर और टेम्परेचर तो मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पर डायरेक्टली जो है क्या, एंट्रोपी और वॉल्यूम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो ये एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है वो नेज एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी कहलाती है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो एक्सट्रिंजिक एनर्जी होती है, ठीक है। एक्सट्रिंजिक
और इंट्रिंसिक, नाम से ही पता चल रहा है आउटसाइड से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको डायरेक्टली आउटसाइड जो है कंडीशन डाल के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, होगा इनके थ्रू ही कंट्रोल। ठीक है, तो इसलिए हम, आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं तो हमेशा आपने 11-12 से भी पढ़ा हुआ है, हम हमेशा किसी सिस्टम को चेक करने के लिए, कोई वो सिस्टम आइडियल होगा या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, हम हमेशा क्या चेक करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज चेक करते हैं। कभी भी हम ये चेक नहीं करते कि डेल ई क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसके बेसिस पे हम सिस्टम को जज नहीं करते। हम किसके बेसिस पे करते हैं, डी जी के बराबर। उसका सिंपल रीजन क्या है, ये प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि इनको हम बाहर से कंट्रोल करके आसानी से चेक कर सकते हैं डीजी को, इसीलिए हम हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं किसी भी सिस्टम को जानने के लिए कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्लियर ये चीज। तो ये होता है नेज एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी। क्या होता है, डेल ई जो है इंट्रिंसिक एनर्जी है और डेल जी जो है वो एक्सट्रिंसिक एनर्जी है। इसको आउटसाइड से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आउटसाइड से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल मीनिंग था इसका। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन हमने पढ़े हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, उसको मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही, देख लो। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, यानी कि इसके फाइनल और किसी भी सिस्टम के फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही निर्भर करता है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही निर्भर करता है। सिस्टम किस पाथ के थ्रू गया है उस पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए ये स्टेट फंक्शन कहलाता है। कौन, डेल ई। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। इसके अलावा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्थूल गुण दर्शाता है इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि ये किस पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम में जो भी सब्सटेंस यूज किया गया है उसकी क्वांटिटी या उसके मास पर निर्भर करती है। क्लियर, फाइन। ये तो हो गया सारा कुछ खेल इंटरनल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, तो एंथैल्पी किसे कहेंगे हम, किसी स्थिर दाब पर किसी निकाय की कुल अंतर्निहित ऊष्मा। अंतर्निहित ऊष्मा यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी। अंतर्निहित ऊष्मा को ही हम एंथैल्पी कह रहे हैं। ठीक है, तो स्थिर दाब पर किसी निकाय की कुल अंतर्निहित ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी यू लिखा है, इसको आप ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्थिर दाब पर किसी निकाय की कुल अंतर्निहित ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य पीवी वर्क यहाँ पे। ठीक है, कार्य किसके बराबर मान रहे हैं, पीवी के बराबर, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। तो आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के योग के बराबर होती है। क्या कह रहा है ये, कि किसी स्थिर दाब पर किसी निकाय की कुल अंतर्निहित ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा तथा कार्य के योग के बराबर होता है। अंतर्निहित ऊष्मा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू से। ऊष्मा को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू से। हीट को ही हम हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्यू से। अब ये कह रहा है स्थिर दाब पर, तो हम लिखेंगे स्थिर दाब पर P यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर पर अंतर्निहित ऊष्मा किसके बराबर होती है, H के बराबर होती है। और ये H जो है एंथैल्पी किसके बराबर होती है, U प्लस PV के बराबर होता है। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। अब हम कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान, यानी कि स्थिर दाब पर ऊष्मा ली गई और ऊष्मा लेने के बाद कोई वर्क डन हुआ है और कुछ उसकी आंतरिक ऊर्जा है सिस्टम में अभी, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये अगर ग्राफ से देखें हम तो P और V के बीच में अगर हम ग्राफ ले तो ये कोई हमारा सिस्टम था, वो A स्टेट में था, फिर उसने कुछ ऊष्मा ली और B स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, या तो इस पाथ से गया या फिर इस पाथ से गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो इसने ऊष्मा ली, तो यहाँ पे जो A स्टेट थी, इसकी इनिशियल स्टेट थी, वहां पे वॉल्यूम क्या था, VA, और जो फाइनल स्टेट थी वहां पे वॉल्यूम क्या था, VB। यानी कि ऊष्मा लेके वो A स्टेट से B स्टेट में गया, उस दौरान उसके वॉल्यूम में चेंज या फिर इसे वॉल्यूम में चेंज जो है वो क्या होगा, VA से VB चेंज हो जाएगा। तो वर्क कितना हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंचने में वर्क कितना हुआ, वर्क हुआ यहाँ पे माइनस PdV, हमने पढ़ा था वर्क के बराबर होता है। ठीक है, इस सिस्टम में कितना वर्क हुआ,
माइनस पी डीवी, यहाँ पे डिफरेंस है वॉल्यूम का, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं इस तरह से। यह हो गया हमारा वर्क यहां से यहां पहुंचने के लिए, राइट। अब हम लगाते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था मैथमेटिकल हमने जो है स्टेटमेंट देखा था, वो क्या था, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस पी वी बी माइनस वी ए है, तो ये हो गया क्यू माइनस पी वी बी माइनस वी ए। क्लियर, लिख सकते हैं हम इस तरह से इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और जब यहाँ पे चेंज हुआ है उस टाइम पे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी भी ई ए से ई बी तक गई है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस डिफरेंस को भी लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये लिखते हैं मैंने, क्लियर ये चीज, ओके। अब फाइनली हम क्या लिख देंगे इसको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, फाइनल इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही थी, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये सारा वर्क डन और इंटरनल एनर्जी हमने निकाली है, ओके। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो इसको अब आप इस तरह से लिखेंगे, डेल ई ये इधर आ जाएगा प्लस पी डेल वी, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल एच की फॉर्म में, यही था, इसी के बराबर था, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने डेल ई प्लस पी डी वी। क्लियर ये चीज अभी, ओके। तो कैसे आया, समझ में आ गया क्या होता है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के बराबर होता है। डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस पीडीवी होता है, और यहाँ पे इस सिस्टम में ए स्टेट से बी स्टेट में गए तो वॉल्यूम में चेंज क्या हुआ, वी ए से वी बी गया, और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हुआ, ई ए से ई बी गया। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस पी वी बी माइनस वी ए हो गया है। अब हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे क्या था, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमने पहले पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे हम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये कर दिया हमने पुट यहाँ पे। अभी इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू क्यू माइनस, ये पूरा एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमने पढ़ा था कि स्थिर दाब पर जो है वो अंतर्निहित ऊष्मा, ये वाला अंतर्निहित ऊष्मा किसके बराबर होता है, एंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अंतर्निहित ऊष्मा को स्थिर दाब पर हमने क्या लिख सकते हैं, डेल एच लिख सकते हैं। पर इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर के इधर ले जाएंगे, डेल ई प्लस पीडीवी हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे डेल एच के बराबर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई एंथैल्पी में चेंज के लिए। अब यहाँ पर तो ये हो गया एंथैल्पी में चेंज किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज प्लस पीडीवी वर्क के बराबर होता है, ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन इसी तरह से शो कर सकते हैं, सिंपली आप रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो उस केस में अगर डेल एच का डिफरेंस देखे तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो अगर एच आर यानी कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और डेल एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, डेल एच की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल है, डेल एच एच आर, ये वाला एच आर अगर ज्यादा है तो
ज्यादा है तो एच आर माइनस में अगर ज्यादा है तो वैल्यू पूरी जो है माइनस में ही आएगी, ठीक है। तो डेल एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे समझना होगा कि एच आर ज्यादा होने से एक्सोथर्मिक कैसे हो गया। तो सिंपल है कि जब हमने रिएक्टेंट लिया था तब उसकी ऊर्जा ज्यादा थी, ऊष्मा ज्यादा थी। जैसे ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट की जो है ऊष्मा जो है वो कम हो गई, मतलब कि वहां से कुछ एनर्जी निकल के सराउंडिंग में चली गई। वहां से एनर्जी निकल के सराउंडिंग में चली गई तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ ऊर्जा देनी नहीं पड़ रही है, बल्कि रिएक्शन के दौरान ऊर्जा निकल रही है। तो उस केस में जो है वो रिएक्शन कैसी कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कंडीशन क्या हो कि एच पी ज्यादा हो एच आर से, तो उस केस में हमारी रिएक्शन कैसी होगी, उस केस में रिएक्शन जो होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और डेल एच की वैल्यू जो है फाइनली, इस डेल एच की वैल्यू फाइनली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, यहाँ पे देखो, कोई भी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा कब होगी, जब हमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी देनी पड़ेगी तभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो सकती है। अगर खुद रिएक्टेंट की कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब हमने रिएक्टेंट को एनर्जी दी होगी तब प्रोडक्ट की ज्यादा हुई, तो उस केस में क्या होता है कि हमें बाहर से एनर्जी रिएक्शन को देनी पड़ती है। तो बाहर से जब रिएक्शन को एनर्जी देनी पड़ती है तो वो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी दी गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। और डेल एच की वैल्यू यहाँ पर किस में शो करेंगे, हम पॉजिटिव में शो करेंगे। तो ये था आपका इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में डिटेल में डिस्कशन। ओके।